हमने कंपनी नहीं खरीदी, हमने ब्रांड लिया जो हमारे लीगल एडवाइजर्स ने हमें एडवाइस किया। इसके 4 लाख कस्टमर्स हैं, बट जब हमने वापस से लॉन्च किया तो हमें कोई भी कस्टमर हमारे पास वापस नहीं आया। गेम चेंजर ये था कि आप कस्टमर को क्वालिटी मत कम कीजिए, बट पीछे के जो बैकएंड हैं, जो आपके ऑपरेशंस हैं जहाँ बहुत पैसा लगता है, उसमें आप कॉस्ट बचाइए और कस्टमर को अच्छे प्राइस पे आप अपना प्रोडक्ट बेचिए। इस ब्रांड को हमने ज़ीरो से करोड़ों के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबल ही नहीं बनाया। आज महेंद्र सिंह धोनी जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर्स भी आज इस ब्रांड को पहनते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो प्रोडक्ट या ब्रांड आपने कभी पहना हो और आपको बहुत पसंद आया हो, चाहे आपकी घड़ी हो टाइटन की या आपका कपड़े हो, उसी कंपनी के आप कस्टमर से फाउंडर और सीईओ बन जाओ। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं टर्म्स इंटेलिजेंट अपैरल्स का कस्टमर था और मैं इसी जर्नी में इसी कंपनी का फाउंडर और सीईओ बना। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित है। ये कॉटन का वाइट शर्ट है और ये इसके ऊपर हमने कॉफ़ी जो हमने ली है, और इस कॉफ़ी को आप अगर गिराएंगे और इसको हम टिश्यू से भी साफ़ कर सकते हैं। अभी जो आपने डेमो देखा, यही हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा भी हमारे काफ़ी और प्रोडक्ट्स हैं। आज मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ कि बिज़नेस में पैसे कैसे बनाने हैं। और जैसे आपने शार्क टैंक पे भी सुना हो और देखा होगा कि कैसे एक बंद होती हुई लॉस मेकिंग कंपनी को हमने आज महीने के करोड़ों, ज़ीरो से महीने के करोड़ों रुपए के रेवेन्यू तक हमने पहुँचा दिया है। मैं जोधपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, राजस्थान में, और अभी करंटली हम लोग बिज़नेस करते हैं बैंगलोर में। बट मेरा जन्म राजस्थान में हुआ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में नौकरी करते थे। मुझे बिज़नेस का और बिज़नेस सीखने का बहुत शौक था। तो हमारे रिलेटिव्स जिनके काफ़ी अलग-अलग टाइप के बिज़नेस थे, कुछ होलसेल क्लोथिंग में थे, कुछ ज्वेलरी में थे, तो मैं और कुछ की किराने की दुकानें थी, किन्हीं की मिठाइयों की दुकानें थी। तो मैं जितने जब भी ये 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, समय निकाल कर मैं इन दुकानों पर जाके वहाँ रहता था। और कई-कई रात भी वहाँ मैं वहीं उन्हीं के साथ, उनके वर्कर्स के साथ सोता था और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मैं पैसे के लिए नहीं करता था, ये मेरा पैशन था। और आई थिंक जो मेरा आज फाउंडेशन है बिज़नेस का, मैं उसका क्रेडिट इसी वाले इंटर्नशिप को देना चाहूँगा जो मैंने इन छोटे-छोटे बिज़नेस के साथ की। जर्नी आगे बढ़ती रही। जब फर्स्ट ईयर के बाद हमारे पिताजी रिटायर हुए और वे हमें जोधपुर ले गए। बट फर्स्ट ईयर मैंने पूना में करने के बाद जब जब 2 साल मैंने जोधपुर में किया, तो उसके बाद मुझे वहाँ पर जो आपने इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री कनेक्ट्स और ये बड़ी-बड़ी कंपनियों का जो आपने ड्रीम देखे हैं, वो मेरे जोधपुर में पूरे नहीं हो रहे थे। तो मैंने वहाँ से किसी तरह शिफ्ट होके वापस मैं पुणे आया। और जब मैं पुणे आया तो आई थिंक ये जो सफ़र था, ये इतना आसान नहीं था क्योंकि पापा रिटायर हो चुके थे। बट मैंने मेरी माँ से 5,000 रुपए लिए और मैं पूना के लिए रवाना हुआ। जब मैं पूना पहुँचा, ना मेरे पास घर था, मुझे ये भी नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँगा। और उस दिन, जिस दिन मैं पूना पहुँचा, मैं पूरी रात मैंने रेलवे स्टेशन पर सोकर गुज़ारी। ये काफ़ी लोग जानते नहीं हैं, बट आई थिंक ये जो जब आपको कुछ ड्रीम आपका होता है तो उसमें जुनून में ये सब बातें बहुत छोटी लगती है। और यही हुआ। मैंने काफ़ी स्ट्रगल पूना में किया। 400 से 500 रुपए लेकर मैं काफ़ी लोगों को मैंने सीए और कॉस्टिंग की मैंने ट्यूशन पढ़ाई। उससे मैंने काफ़ी थोड़ा पैसा इकट्ठा करके मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। एमबीए भी मैंने वहाँ से किया जहाँ पर शाम में और इवनिंग क्लासेस होती हैं, जो पूना यूनिवर्सिटी के अंदर था। मुझे ऐसे एमबीए कोर्स की तलाश थी जो मैं शाम को कोर्स कर सकूँ और दिन में मैं दूसरा काम कर सकूँ। तो मैंने वैसा पूना यूनिवर्सिटी में ऐसा कॉलेज ढूँढा और मैंने वहाँ एडमिशन लिया। मैंने एमबीए करने के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ काइनेटिक कंपनी में। और काइनेटिक कंपनी में मैंने बहुत कुछ सीखा। और काइनेटिक उस समय जब हमने इसे लॉन्च किया था, बहुत ही स्ट्रगल वाले दिन थे हमारे वो। बट आई थिंक कॉर्पोरेट जर्नी में अगर आप इनिशियल में स्ट्रगल कर लेते हो, तो ये बहुत काम आता है आपके आगे वाले दिनों में, करियर में भी। काइनेटिक के बाद मुझे मौका मिला इंडिया से बाहर जाने का। मुझे ऑटोमोटिव का बहुत शौक था, तो मैं बाहर की सब गाड़ियाँ-वाड़ियाँ देखता था। तो मुझे लगता था कि इंडिया में और बाहर के ऑटोमोटिव में बहुत फ़र्क है। दैट वाज़ वन वन ऑफ माय मोटिवेशन टू गो अब्रॉड। तो मैं ओमान पहुँचा। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस कंपनी में एंट्री करी, तो ये बहुत बेसिक एंट्री लेवल वाला जॉब था, जो मतलब आपके पूरे लेवल्स में सबसे लोवेस्ट लेवल वाला जो कंपनी में जॉब होता है। और वहाँ से ये जर्नी मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके और इसी कंपनी में मैं नेशनल
ऑपरेशंस का हेड भी बना। एक जर्नी अच्छी थी, मुझे इसी सक्सेस के कारण काफ़ी जगह से मुझे कॉल आने लगे, इंक्लूडिंग मुझे इंडिया में कॉल आया जैगवर और लैंड रोवर कंपनी में नेशनल पोजीशंस के लिए। उसी दौरान मुझे वॉल्वो कंपनी से, जो स्वीडन की वॉल्वो कंपनी है, उससे भी मुझे कॉल आए। तो मेरे पास में 2 ऑप्शंस थे। क्या जो टाटा जैगुआर लैंड रोवर में मुझे वो रोल था जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा था। वॉल्वो का जो रोल था वो बहुत अलग था, मैंने लाइफ में कभी नहीं किया, लेकिन वॉल्वो की थोड़ी सैलरी कम थी। लेकिन इन दोनों में जब मैंने चूज़ किया, मैंने वॉल्वो को चूज़ किया। इवन दो मैं कम सैलरी पे आया, बट जो आपको सीखने को मिलता है, जो आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाते हैं, वहीं आपकी लर्निंग होती है। अदरवाइज़ जो आपने सीखा है उसी को आप इम्प्लीमेंट करते रहते हैं साल में। तो आई थिंक मैं जो इवन कॉर्पोरेट दोस्तों को भी बताना चाहूँगा कि आपके लाइफ में जब भी ऐसा कुछ चांस मिले, जहाँ आपको अपना कम्फर्ट तोड़कर कुछ नया करना है, तो ज़रूर कीजिए। वही आपको इस कॉर्पोरेट करियर और आपके बिज़नेस एक्यूमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपके अपने पीयर्स से आप 2-3 नहीं 10 लेवल ऊपर चले जाओगे। तो आई थिंक मैंने वही किया और मुझे इसका फल भी मिला। मैं वॉल्वो में डायरेक्टर स्ट्रैटेजी भी बना और कंपनी का, हमारे जॉइंट वेंचर कंपनी का मैं सीईओ भी बना साउथ अफ्रीका में। तो और ये कोविड का समय था जब मुझे वापस इंडिया आने का मौका मिला। आई थिंक जब मैं इंडिया में आया तब मुझे स्टार्टअप का कीड़ा लगा और तब हमने काफ़ी स्टार्टअप्स में, छोटी-छोटी स्टार्टअप्स को हमने मेंटरिंग करना शुरू किया और काफ़ी छोटी स्टार्टअप्स में हम लोग इन्वेस्ट भी करते थे। हमने 20-22 ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके जब ये जर्नी चल रही थी, तभी मुझे हमारी टर्म्स, जो आज जिस कंपनी का मैं फाउंडर हूँ, वो कंपनी के बारे में पता चला। तो मैं और हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त, जो हम दोनों इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, सुशील शर्मा, इनके साथ हमने इस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस शुरू किया। तो इस कंपनी का नाम था टर्म्स, TURMS, जो इंटेलिजेंट अपैरल्स बनाते हैं। तो इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छी ऊँचाइयों पर पहुँच चुका था, लेकिन कोविड, जैसे आपको पता है, काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ और इस कंपनी को भी कोविड ने नहीं बख्शा। बट बिज़नेस ग्राउंड पर आ चुका था। कुछ भी उस कंपनी में फाइनेंशियल कुछ बचा नहीं था, एक्सेप्ट कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे और ये इस कंपनी के प्रोडक्ट मैं पहले भी यूज़ कर चुका था एज़ अ कस्टमर। तो मुझे काफ़ी विश्वास था कि प्रोडक्ट्स में कमी नहीं है। ये कोविड ऐसा समय आया जिसमें ये जो लॉसेस हुए, तो हमने इसका बैठ के एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बनाया और हमने इस कंपनी को टेक ओवर करने का प्लान बनाया, जो उनके फाउंडर्स ने एग्री किया और हमने काफ़ी ड्यू डिलिजेंस करके, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो 6 महीने चला, उसके बाद हमने इस कंपनी को एज ए ब्रांड लिया। हमने कंपनी नहीं खरीदी, हमने ब्रांड लिया, जो हमारे लीगल एडवाइजर्स ने हमें एडवाइस किया। ये कंपनी की जर्नी, ऐसा लग रहा था कि शायद सडनली ऊपर जाएगी, बट जो चैलेंजेस हमने बाद में लेने के बाद देखे, वो काफ़ी अच्छे-अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को भी हिला देंगे। और जब ये मेरे पास आया, तो हमने जब इसको ग्राउंड पे देखा कि इसके 4 लाख कस्टमर्स हैं, बट जब हमने वापस से लॉन्च किया, तो हमें कोई भी कस्टमर हमारे पास वापस नहीं आया। फिर हमने इसका रीज़न पता किया कि क्यों ऐसा हुआ और जब हमें पता चला कि ये सिर्फ़ एक आपको बिज़नेस में एक प्राइस पॉइंट होता है, एक आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी होता है और एक कस्टमर का टारगेट ऑडियंस होता है। ये बहुत अलग था जो हम बनाना चाहते थे, क्योंकि उस कंपनी में और उस प्राइस पे हम अगर चलते, तो हम शायद वापस से लॉसेस बनाते। हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने कस्टमर्स को क्वालिटी नहीं रिड्यूस करेंगे, बट हम कैसे इसको कॉस्ट एफिशिएंट करके वापस से रिवाइव करें। तो हमने काफ़ी इसके ऊपर 6 महीने तक रिसर्च करी, काफ़ी अच्छे नए वाले प्रोडक्ट्स वापस लॉन्च किए। फिर इसमें हमने जो सबसे इसमें गेम चेंजर ये था कि आप कस्टमर को क्वालिटी मत कम कीजिए, बट पीछे के जो बैकएंड हैं, जो आपके ऑपरेशंस हैं, जहाँ बहुत पैसा लगता है, उसमें आप कॉस्ट बचाइए और कस्टमर को अच्छे प्राइस पे आप अपना प्रोडक्ट बेचिए। तो यही फ़ॉर्मूला हमारा काम आया। इसमें एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि ये नॉर्मली ये सब कपड़े हैं। आज हम लोग एंटी स्टेन, मतलब जिसके ऊपर आपने देखा जैसे चाय कॉफ़ी नहीं लगती है। हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट रेंज है जिस पे कूलटेक, जैसे हमारे सॉक्स हैं। इसका सबसे एक और एमबीए में जो पढ़ाया जाता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप उसके फीचर मत बेचिए, आप उसके बेनिफिट बेचिए। ये हमारा उस पुरानी कंपनी और नई कंपनी में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर था। और इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जब आप किसी को फीचर बताते हैं, जैसे हमारी एक जीन्स है व्हिच इज़ कॉल्ड 30 डे नो वॉश जीन्स फॉर ट्रैवल। अब हम अगर इसको बताएँगे एंटी स्टेन, एंटी ओडोर, ये लंबी कहानी है। तो हमने उसका एक नाम रखा 30 डे नो वॉश जीन्स, जिसमें आपको चारों टेक्नोलॉजी पता चलती है। इसी तरह हमने हमारा सॉक्स लॉन्च किया जिसका नाम है 7 डे नो स्मेल सॉक्स फॉर ट्रैवल। तो आपको ये व्हेन आप बेनिफिट बेच रहे हैं, और ये हमारा फ़ॉर्मूला इतना सक्सेस हुआ कि आज ये सब हमारे प्रोडक्ट इतने बिक रहे हैं
कि हम जितना बनाते हैं वेटिंग लिस्ट तक चले जाता है। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि एमबीए की क्लासेस में जो कुछ थ्योरेटिकल भी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बट आप उसको अगर सही से इम्प्लीमेंट करें रियल लाइफ में, काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल था। काफ़ी अच्छा ये चलता रहा। इसमें एक और बहुत स्टार्टअप, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं और उनके पास अगर कुछ प्रोडक्ट हैं, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि आप क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अच्छा, जब आपको किसी से डिफरेंशिएट होना है, तो आपको उसका इतना डिफरेंशिएट होना पड़ेगा कि दूसरा कॉम्पिटिशन सोचे कि दिस कैन नॉट बी मैच्ड। हमारा जो टी-शर्ट मैंने पहनी है, इस टी-शर्ट की स्टोरी हम इसका कॉटन खुद डिसाइड करते हैं कि उस कॉटन की क्रॉप की एज कितनी होगी, मतलब कितनी पुरानी उसकी रुई होगी, उसमें से धागे कितने लंबे होंगे, क्योंकि जितने धागे लंबे होंगे उतने कम जोड़ होंगे, तो उतने रेशे कम आएंगे। उसमें कलर अगर पुरानी कॉटन है, नई है, उसमें कलर ऑब्जॉर्प्शन कैसा होगा। लोग मशीन ड्राई में करते हैं, ड्रायर करके इसको कलर लगाते हैं। हम लोग पुराने ज़माने जैसे हैंगर्स में और शेड में लटका के इसको बनाते हैं। जब इसमें कॉलर जैसे गले में इसका जो धागे हैं, हम लोग ऐसे इंपोर्टेड धागे यूज़ करते हैं ताकि गले का शेप मेंटेन रहे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अब जब आप कोई प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उस प्रोडक्ट में आप इतना डीप जाइए कि वो सच में ऐसा डिफरेंशिएटर बने, सिर्फ कहानी नहीं, उसमें हकीकत होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट का रियल में, इस प्रोडक्ट में इतना सब रिसर्च हुआ है, तभी कस्टमर आपको एक्सेप्ट करेगा फॉर लॉन्ग टर्म। मेरा ये मानना है कि आप सेल्स एक बार कर सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर ने आपका सेकंड टाइम परचेज़ किया, वो ही आपकी सक्सेस है, ना कि आपका पहला वाला जो सेल आपने किया है। पहली सेल पुश मानी जाती है, सेकंड सेल पुल मानी जाती है। जब आप ये डिफरेंशिएटर समझ जाएँगे, तो आप हमेशा कस्टमर सैटिस्फैक्शन की बात करेंगे। आप कस्टमर से कनेक्ट होके ही आप ये सब सीख सकते हैं। इस ब्रांड को हमने ज़ीरो से करोड़ों के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबल ही नहीं बनाया। हम इस कंपनी को यहाँ तक ले गए, जहाँ पर आज महेंद्र सिंह धोनी जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर्स भी आज इस ब्रांड को पहनते हैं और पसंद करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब बिज़नेस पे पैसे कैसे कमाते हैं, 3 या 4 पॉइंट्स होते हैं। जैसे अब एक ही बिज़नेस है, उसी को अगर 5 लोग इस बिज़नेस को रन करेंगे या 5 लोग उस बिज़नेस को चलाएँगे, पाँचों का अलग-अलग रिज़ल्ट होगा। जो उसमें डिफ़रेंस होता है, वो डिफ़रेंस होता है कि आप इसको अंग्रेजी में हम ऑपरेशनल एक्सीलेंस कहते हैं। बट ऑपरेशनल एक्सीलेंस को हम सरल भाषा में क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल एक्सीलेंस ये है कि आपको कैसे आपके बैकएंड को आप उस बिज़नेस में प्लग इन करते हैं। आप कैसे अपने वेयरहाउस को मैनेज करते हैं, कैसे आप ऑर्डर्स इनटेक करते हैं, कैसे आपका सॉफ्टवेयर कैसे आपको इंटीग्रेट करता है। तो आपका जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, उस पर आप टाइम लगाइए। सेकंड, आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट अगर 80-20 फार्मूला है, आप बहुत अगर टाइम लगाएँगे अपने जो लोग जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं, जो ये सोच रहे हैं कि आज मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ और आपके पास अगर कुछ प्रोडक्ट है और अगर उस प्रोडक्ट को आप बहुत टाइम लगाएँगे मार्केट में लाने के लिए, तो गो टू मार्केट आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। जैसे कि आप जितना जल्दी जाओगे मार्केट में, उतना जल्दी आप टेस्ट कर पाओगे। तो आप टाइम बचाओगे कि अपना टू ईज़ी एंड अर्ली टू फेल एंड अर्ली टू रीडू द स्टफ। तो आप जितना जल्दी उसको मार्केट में लाके टेस्ट करोगे, वो एक आपका सक्सेस पॉइंट है। हमेशा बिज़नेस के लिए पैसा होगा तभी बिज़नेस है, या इन्वेस्टर होंगे तभी बिज़नेस होगा, ऐसा नहीं है। आप अपना एक छोटा प्रोटोटाइप बनाइए, आप उस प्रोटोटाइप को मार्केट में लेके जाइए और आप उसको अपने दोस्तों या अपने क्लोज़ सर्कल में पहले टेस्ट कीजिए। अगर वहाँ एक्सेप्टेंस है, तो आप नेक्स्ट लेवल में आप उसको अपने आप स्केल अप कर सकते हैं। थर्ड, आपके फाइनेंशियल्स। बहुत सारे स्टार्टअप आपने सुना होगा, आईआईटी और यहाँ से जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत अच्छा स्टार्टअप करते हैं, जिसमें स्टार्टअप करने के लिए आपको जोश तो चाहिए, बट जोश के साथ होश बहुत ज़रूरी है। और ये जो जोश के साथ होश का कॉम्बिनेशन है, वही सक्सेस होता है। इस होश में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फाइनेंस। बहुत लोग आपके प्रोडक्ट और फ्रंट एंड के ऊपर ध्यान देते हैं, बट आपको जान के पता जान के आश्चर्य होगा कि 80% ऑफ द स्टार्टअप्स, उनका फाइनेंस सबसे वीक होता है। उनके पास में यंग लोगों के पास जोश होता है, बट काफ़ी कम है जो जोश को होश के साथ मिला के अपना फाइनेंस भी ठीक रखते हैं। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज एज ए गिव अवे देखूँगा कि आपका जब भी स्टार्टअप करते हैं, तो आपका फाइनेंस शुड बी योर वन ऑफ द की पिलर, इवन एट द स्टेज अर्ली स्टेज में भी। लोग सोचते हैं जब बिज़नेस बड़ा हो जाएगा तो मैं फाइनेंस सँभालूँगा। आई थिंक ये ग्रेजुअल जर्नी है, तो इसमें आपको फाइनेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर कंपनी जिस स्टेज पे है, उसको अलग टाइप का फाउंडर या टीम मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो जब आप बहुत इनिशियल स्टेज में हो,
तो सिर्फ आप सोचोगे कि फाउंडर ही सब कुछ कर लेगा, ये मुमकिन नहीं है और बहुत चांसेस, फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसे टीम मेंबर्स ढूँढने पड़ेंगे जो आपके विज़न के साथ अलाइन हो। जो आपका विज़न है वो उनके साथ उनका भी वही विज़न हो, तभी ये आगे जाके बड़ा स्टार्टअप बन सकता है। जब मुझे जोश टॉक्स का इनवाइट आया तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड और आई थिंक इसको जितने लोग फॉलो करते हैं तो आई थॉट दिस विल बी वेरी इंस्पायरिंग टू शेयर माय जर्नी ऑन जोश टॉक्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस पॉडकास्ट कि ये मेरी जर्नी को भी कवर कर रहा है।